जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। मैं आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से दो महान महापुरुष और दो महान सामाजिक सुधार और देश के निर्माता के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करता हूं कि मैं समझाना चाहता हूं कि दोनों महापुरुषों के बीच विचारों में और उनके विचारधाराओं में कौन कौन से मतभेद थे और दोनों की विचारधारा में कौन कौन सी समरूपता थी और दोनों के मतभेद के बिंदु क्या थे और दोनों ही भारतीय राजनीति और देश की समाज में, भारतीय समाज में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन दोनों महापुरुष और दोनों समाज सुधारक और दोनों महान राजनीतिक के बारे में, मैं राजनेताओं के बारे में बात करना चाहता हूं। और ये दो महापुरुष यानी कि ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्हें हम महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, इन दोनों महापुरुषों के और दोनों महापुरुषों के बारे में मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं कि दोनों के विचारों में क्या सिमिलरिटी थी, क्या डिफरेंस थे। अंबेडकर वर्सेस गांधी जी, ये दोनों ही जो विचारक हैं, दोनों ही समाज सुधारक हैं, दोनों ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीति के साथ साथ भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसलिए इन दोनों महापुरुषों की विचारधारा और उनके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों के विचारों में क्या इनके जो विचार हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो थॉट्स हैं, ठीक है, इनके जो थॉट्स और आइडिया, इनकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी में क्या समरूपता है, क्या समानता है, यानी कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, यानी कि भिन्नता है। और इनके विचारों में कौन कौन सी भिन्नता और समरूपता है या समानता है, इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों महापुरुषों के विचारों में कौन सा कंट्रडिक्शन दिखाई देते हैं, अंतर्विरोध दिखाई देते हैं। उन अंतर्विरोध और कंट्रडिक्शन को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कई स्तर पर, जैसे अंबेडकर गांधी के स्तर पर, बड़ व्यवस्था के स्तर पर जो है इन दोनों के बीच में कंट्रडिक्शन देखने को मिलता है। रिलीजियस धर्म के मुद्दे पर, यानी कि विशेषकर हिंदू धर्म के मुद्दे पर दोनों के विचारों में, हिंदुज़म के बारे में दोनों के विचारों में अंतर दिखाई देता है, ठीक है। और हिंदुज़म, ठीक है, और कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम के और देखा जाए तो इनके कास्ट सिस्टम और जैसा बड़ा सिस्टम जैसा सामाजिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो भारतीय समाज में हजारों साल से ये व्यवस्था सस्टेन है, आज भी चल रही है, एक तरीके से सोशल ऑर्डर है। इस सोशल ऑर्डर और इस सामाजिक स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम को लेकर दोनों के विचारों में कितना मतभेद है, कितना जो है, और दोनों के बीच में क्या वो चाहते हैं, कैसा समाज, कैसा भारतीय समाज, कैसा इंडिया चाहते हैं। एक तरफ देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर के साथ साथ, यानी कि संविधान निर्माता के साथ साथ आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, इनके द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के साथ साथ उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माता इसलिए क्योंकि उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान का मसौदा तैयार और संविधान के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है और उनकी बहुत बड़ी सराहनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने के नाते, उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होने के कारण उनको जो है संविधान निर्माता कहा जाता है, एक महान विचारक कहा जाता है, एक महान समाज सुधारक माना जाता है, एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विदेशों में शिक्षा हासिल की, देश के बड़े विश्वविद्यालयों में, दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा हासिल की, इस और उन्होंने एक सामाजिक डिस्कोर्स तैयार किया। इसी की दम पर उनको जो है एक द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इनके विचार क्या हैं, इनके विचारों की इनके विचार क्या हैं, इनके थॉट्स क्या हैं, इनके आइडियाज़ क्या हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। इनकी संपूर्ण आइडियोलॉजी को, डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को हम अंबेडकरिज्म बोलते हैं, अंबेडकरिज्म, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर गांधी जी को अगर देखा जाए तो गांधी जी को जो है हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं।
यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से इनको जानते हैं। भारतीय नोट्स पर कहीं ना कहीं इनका फोटो दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनको भी समझने की आवश्यकता है। ये भी कहीं ना कहीं इंडियन जो इंडिया की सोसाइटी है और पॉलिटिक्स है, तो इन पॉलिटिक्स में और समाज में उनका बड़ा स्थान है और बड़ा स्थान रखते हैं। दोनों ही जो भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में बड़ा स्थान रखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और दोनों इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए जितने भारत में जितने बड़े आंदोलन होते हैं, जितने मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वह पर्यावरण से रिलेटेड मूवमेंट्स हो, चाहे वह संविधान बचाओ आंदोलन हो, चाहे वह किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे वह आप देखिए कि किसानों के आंदोलन के साथ साथ महिलाओं का आंदोलन हो, नारीवादी आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, दलित लिप्स मैटर हो, जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर, जैसे बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं अम्बेडकर गांधी की आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं, फोटोज दिखाई देते हैं, उनके नारे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके और हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक कार्यकर्ता इनके विचारों से प्रभावित है और हर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इनको जो है इनके फोटोज को, इनकी प्रतिमाओं को स्थापित करती हैं, फोटो लगाती हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इनको अपने हिसाब से इन दो महापुरुषों को यूज करती हैं या फिर उनकी महिमा मंडल करती हैं या वास्तविकता में उनको विचारों को या उनकी विचारधारा को फॉलो करती हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप समझिए कि भारतीय समाज में, भारतीय सोसाइटी में एक तरफ ऐसे लोग हैं और जो अम्बेडकर और गांधी को महान ग्रेट पर्सनैलिटी मानते हैं, उनके विचारों से प्रभावित हैं, उनको जो है वो रिस्पेक्ट और सम्मान, गरिमापूर्ण जो सम्मान देते हैं, जो उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हमारी पॉलिटी के लिए, हमारी पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए और भारतीय लोगों के लिए भी तो उन्होंने काम किया, नागरिकों भारतीयों के लिए भी तो उन्होंने काम किया। वो भारतीय लोगों का जीवन स्तर और उनके जीवन कल्याण और उन भारतीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहते थे। मानव जो भारतीय लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार की जंजीरों से, गुलामियों से मुक्त कराना चाहते थे। यही दोनों की विचारधारा और दोनों की आइडियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। एक तरीके से अम्बेडकर साहब जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संपूर्ण लड़ाई लड़ना चाहते थे और वर्ण व्यवस्था और जातिवाद और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का अंत करके वो एक नवगठित समाज यानी कि सोसाइटी का रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे। वो कहते थे कि भारतीय समाज से कास्ट और वर्ण सिस्टम और अनटचेबिलिटी जैसी समस्याओं का एलिमिनेट होना चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए और उन जैसी समस्याओं को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और वो भारतीय समाज को समता मूलक समाज यानी इक्वलिटी सोसाइटी बनाना चाहते थे। वो अम्बेडकर साहब जो है भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम और जाति व्यवस्था, छुआछूत को बड़ी समस्या मानते थे। इसलिए वो पूरा जीवन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन डिप्रेस क्लास जो है अछूत अनटचेबल यानी कि आज जो है हम जो है सो कॉल्ड SC और ST और OBC कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, इनके अधिकारों और साथ साथ महिलाओं और माइनॉरिटी अधिकार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। और उनको हम संपूर्ण उनके कॉन्ट्रडिक्शन को उनके कंट्रीब्यूशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ अब गांधी जी को जो है हम एक तरीके से राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। और संपूर्ण जो है हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन आप देखिए 1919 से 1948 तक, 1990 से और 1948 तक यानी कि 1919 से 1948 तक एक तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि जो हम देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसका उद्देश्य क्या था? आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्सों को यहाँ से भगाना है, अंग्रेजों को भगाना है, भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से निकालना है, यानी कि औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। अम्बेडकर साहब भी यही चाहते थे कि ब्रिटिश से हमें मुक्ति तो मिले, लेकिन पहले वो चाहते थे कि हमें पहले दलितों के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन गांधी का मुख्य उद्देश्य ये था कि पहले हिंदुस्तान आज़ाद हो, ब्रिटिशों के चंगुल से बाहर निकले, यानी कि हमें औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति मिले, यानी कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिले। यानी किसको? वो ब्रिटिश यानी कि औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक सत्ता, यानी कि
ब्रिटिश को भगाना चाहते थे, यानी उनसे भारत को उन लोग औपनिवेशिक जो सत्ता थी, ब्रिटिश शासन था यानी ब्रिटिश रूल से मुक्त करना चाहते थे और देश को फ्रीडम और एक तरीके से आज़ादी उनका लक्ष्य था। लेकिन अंबेडकर साहब क्या करते हैं कि अंबेडकर साहब भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के समर्थक से, ब्रिटिशों के सहयोग से भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी और जातिवाद और जैसी समस्या को उन्मूलन करना चाहते थे। वो भी कहीं ना कहीं अछूतों और अनटचेबलों को कहीं ना कहीं मुक्त कराना चाहते थे। अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर भारत अगर ब्रिटिशों के चंगुल से या ब्रिटिशों के शासन से मुक्त हो जाएगा तो दलितों को तो संभव नहीं है कि दलितों को आज़ादी मिलेगी, कि दलित वास्तविक रूप से जो गुलामी व्यवस्था के शोषण और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं और हो रहे हैं, उससे उनको आज़ादी मिलेगी। वो तो एक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अभी ब्रिटिशों से सत्ता जो है उच्च जातियों के जो हिंदुओं के पास सत्ता चली जाएगी, लेकिन दलितों के पास वो पावर नहीं मिलेगी या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनको वो अधिकार और राइट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए उनकी मूलतः लड़ाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई जो है भारत में ही रहकर अंग्रेजों के समर्थक से वो कहीं ना कहीं जो है दलितों को वो गरिमापूर्ण और एक सम्मानपूर्ण लाइफ देना चाहते थे, रिस्पेक्ट लाइफ देना चाहते थे। इसलिए आप देखिए कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया आंदोलन, जब कांग्रेस ने जो अगस्त प्रस्ताव के बाद घोषणा की कि पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जैसे राजनेता ने कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया और इसे और मूर्खपूर्ण काम बताया गया। और गांधी जी कांग्रेस के लिए कहा कि ये ठीक जो है आप ठीक से जो है आंदोलन नहीं कर रहे हैं या ठीक से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसे मूर्खतापूर्ण निर्णय बताया कांग्रेस का। और जैसे देखिए कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो साइमन कमीशन 1927, 1928 और 1927 और 1948 में जब भारत में आया था, 1919 के जो भारत शासन एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की के बारे में सोचने के लिए कि भारत में जो है उत्तरदायी सरकार का स्थापना की जाए या ना की जाए, और संवैधानिक सुधारों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को लेकर और इसको लेकर भारत में जो साइमन कमीशन आया, तो इसका साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और जिन्ना और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया गया। लेकिन अंबेडकर साहब और अन्य जो माइनॉरिटी के लोग जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, चाहे वह सिख संप्रदाय के जो प्रतिनिधि हो वो और दलितों की तरफ से जो है अंबेडकर साहब थे, वो मिलने गए। और बाकायदा जब पूरे भारत में कहीं ना कहीं साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, कांग्रेस उसका बहिष्कार कर रही थी। इसलिए बहिष्कार कर रही थी क्योंकि साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो सभी जो है व्हाइट थे, अंग्रेज थे, और जबकि भारतीयों की समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहते थे, भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन साइमन कमीशन का जो है, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन यानी कि व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से पूरे भारत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया। लेकिन अंबेडकर साहब कहीं ना कहीं इस आंदोलन में इस साइमन कमीशन से मिलने लगे और उन्होंने वास्तविक रूप से जब वो साइमन कमीशन से मिले तो उन्होंने दलितों के मुद्दों और दलित इशू एंड डिप्रेस क्लास, जब उस समय अंबेडकर बोलते थे अनटचेबल्स को, इनके मुद्दों को रखा और बाकायदा उन्होंने कहा कि इनको जो है इनके लिए कुछ पॉलिटिकल रूप से और सामाजिक रूप से गुलाम हैं, पॉलिटिकल रूप से कमजोर हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इकोनॉमिक रूप से भी ये बहुत ही संसाधनों पर इनका आधिपत्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो बहुत ही गरीब हैं, पिछड़े हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनको वो बराबरी का हक मिलना चाहिए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उनको जो है वो सब अधिकार और उनको आरक्षण का प्रावधान, इस तरीके से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की बात उन्होंने की और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की। इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी और समाज में ऐसे भी लोग हैं कि अंबेडकर और गांधी को उनको घोर विरोधी की विचारधारा के रूप में देखते हैं कि दोनों, हाँ, इनके विचारों में जब वर्ण सिस्टम, हिंदू धर्म और विभिन्न सारे मुद्दों पर हम इनके विचारों को समझते हैं तो कहीं कंट्राडिक्शन दिखाई देते हैं। स्टेट को लेकर इनके विचार अलग अलग दिखाई देते हैं, धर्म को लेकर, हिंदुज़म को लेकर अलग अलग विचार दिखाई देते हैं, वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को लेकर इनके विचार अलग अलग दिखाई देते हैं, तो लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर इनके अलग विचार दिखाई देते हैं, सोसाइटी का कैसे रीस्ट्रक्चर हो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके विचारों में मतभेद दिखाई देता है। लेकिन जनरल परसेप्शन ये है कि इनको घोर विरोधी विचारधारा, घोर विरोधी जो है महापुरुषों के रूप में देखा जाता है, इनको आपस में टकराया जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है
कि एक तरीके से ये जो है भारतीय लोगों को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे, और अम्बेडकर साहब जो है अनटचेबल्स को जो है सवर्णों के या फिर अपर कास्ट के लोगों से, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था का शिकार है, यानी कि वर्ण व्यवस्था जैसे सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्डर के एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट आइडेंटिटी के आधार पर उनको किया जा रहा है, उससे वो मुक्त कराना चाहते थे। लेकिन आप देखिए कि कुछ मुद्दों पर जो उनके दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 पूना पैक्ट हुआ था। इसे हम विस्तार से समझेंगे पूना पैक्ट क्या था और ये पूना पैक्ट क्यों हुआ, और इसमें किस पर जो है अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल का जो दर्जा मिला था, स्टेटस मिला था, जिसे कम्युनल पंचांड या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसे कम्युनल या सांप्रदायिक पंचांड के नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय गोलबेज सम्मेलन में जब अम्बेडकर गांधी गए थे तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी, लेकिन वहाँ के ब्रिटिश जो पीएम थे यानी कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में यानी कि द्वितीय गोलबेज सम्मेलन में सेकेंड गोलबेज राउंड टेबल मीटिंग में जो है अनटचेबल यानी डिप्रेस क्लास के लिए कम्युनल अवार्ड यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी गई। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए, गांधी जी ने विरोध किया, और गांधी और लंदन में तो लड़े ही थे, लेकिन भारत में गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहीं ना कहीं दलितों की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे अनटचेबल्स के लिए, अम्बेडकर पर दबाव बनाया। फिर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट को अम्बेडकर ने छोड़ना पड़ा और गांधी की बात को मानना पड़ा। तो आरक्षण जैसी व्यवस्था स्थापित की गई और उसको लेकर अम्बेडकर ने इस आरक्षण के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। इसे हम विस्तार से हम पूना पैक्ट को भी समझेंगे कि पूना पैक्ट क्या था। तो इसलिए आज देखिए भारतीय सोसाइटी में जब इन दोनों लोगों को, राजनेता, दोनों महापुरुषों को, और एक तरीके से एक को देखो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, एक को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है, दोनों को सम्मान तो दिया जाता है। इसके साथ साथ भारतीय समाज में ऐसे भी लोग हैं कि दोनों तरफ से इन लोगों को दोनों ही लोगों को गालियां दी जाती हैं, इनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी भारतीय समाज और राजनीति में ये भी कंट्रडिक्शन दिखाई देता है, ये भी द्वंद्व दिखाई देता है, ये भी घटनाएं दिखाई देती हैं कि एक तरीके से अम्बेडकर को जो है अछूतों का नेता और दलितों का नेता और दलितों का मसीहा माना जाता है और उनको वहाँ तक सीमित करके रख दिया जाता है। इसलिए अपर कास्ट और अन्य लोग जो है, कुछ लोग जो है इन लोगों को, इनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं समाज में। ऐसे भी रेडिकलाइज लोग हैं, ऐसे भी कंजर्वेटिव लोग हैं, इनको वो ना ठीक से जानते हैं ना समझते हैं दोनों विचारधाराओं को, और इनकी मूर्तियों को गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, चौक पर, तालाब जो है किनारों पर स्थापित की जाती हैं, चौराहे पर उनको तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, अपमानित किया जाता है। तो इसलिए हमें जाति हिंसा भी दिखाई देती है कि अम्बेडकर की मूर्तियों को लेकर। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसा नहीं कि गांधी जी को सब लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। आज कुछ भारतीय समाज में इतने रेडिकलाइज लोग हो गए कि उनके गांधी जी के बारे में देखिए कि उन्होंने संपूर्ण जीवन, दोनों ही व्यक्तियों ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लोगों को बेहतर बनाने के लिए, देश को बहुत सारी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, अपने संपूर्ण जीवन का त्याग किया, अपने जीवन भर भारत और भारतीय समाज और भारतीय लोगों के लिए लड़ते रहे, देश के लिए लड़ते रहे, सच्चे देशभक्त थे। लेकिन इन लोगों को आज भी वो समाज उस चीज़ों का भी अपमान का सामना करना पड़ता है। तो अम्बेडकर के साथ साथ गांधी जी को भी कहीं ना कहीं आज देखिए कि उनकी पुतलों को, एक तरीके से गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, तो उनको सामने हिंसा की जाती है, बंदूकों से, पुतलों से कहीं ना कहीं उनको जो है उनके पुतले बनाकर मारा जाता है और एक तरीके से हमले किए जाते हैं उस पर। एक तरीके दिखाया जाता है कि गांधी जी को इस तरीके से मानना चाहिए, जस्टिफाई है। तो इसके हत्यार गांधी जी की जब 30 जनवरी 1948 को यानी कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा, तो नाथूराम गॉडसे को भी कोई लोग सम्मानित करते हैं, उसको वह सच्चा देशभक्त बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग भारतीय समाज में रहते हैं और ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता जिसे हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति के हत्यारों को भी लोग जस्टिफाई करते हैं। और एक तरफ देखा जाए तो गांधी जी के साथ साथ अम्बेडकर को भी कहीं ना कहीं लोग गालियां देते हैं। तो ये भी ऐसे भी लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी में हैं। तो दोनों ही लोग ना उनके बारे में ठीक से जानते हैं और ना ही उन दोनों के बारे में जो है उन दोनों की विचारधारा के बारे में जानते हैं, बल्कि इन
इन दोनों महापुरुषों और दोनों थिंकर्स और सोशल थिंकर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, यानी कि सामाजिक विचारक हैं, इन विचारकों को भारत के साथ साथ विदेशों में डंका चलता है, इनका नाम चलता है। मार्टिन किंग लूथर हो, चाहे वह नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हो, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में रंगभेद जैसी व्यवस्था के खिलाफ और सोवियतों के असोवियतों यानी ब्लैक लोगों के लड़ाई के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उस नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं गांधी से बड़ा प्रभावित हूं और गांधीवादी शक्ति से मैंने गांधीवादी जो अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही मैंने अफ्रीका के अंदर जो है एक अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के असोवियतों यानी कि ब्लैक लोगों को अपने अधिकार दिलाने में सक्षम हुआ हूं। तो ये कहीं ना कहीं जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो कहीं ना कहीं ये भी गांधी जी की प्रशंसा करते हैं। चाहे वह मार्टिन किंग लूथर हो, अमेरिका के मार्टिन किंग लूथर जूनियर हो, जिन्होंने 1970 यानी कि 1970 और 1965 के समय जब उन्होंने अफ्रीकन ब्लैक लोगों पर जो रंगभेद के साथ साथ उनको जो है नस्लवाद का सामना करना पड़ता था, उन लोगों पर जो ब्लैक लोगों पर अमेरिका के जो व्हाइट लोग थे यानी कि व्हाइट सुप्रीमेसी को लोग सपोर्ट करते थे, ब्लैक लोगों पर हमला करते थे, तो कहीं ना कहीं मार्टिन किंग लूथर ने 1970 के दशक में जब लड़ाई लड़ी उनके लिए, कहीं ना कहीं किन के लिए कि अफ्रीकन ब्लैक लोगों के लिए तो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गांधी और गांधीज़म से बड़ा प्रभावित हूं, यानी कि मैं गांधी की आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हूं और गांधी के जो आइडियोलॉजी है उसमें ताकत है, इससे बहुत बड़ी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट्स के माध्यम से बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया जा सकता है और बड़े बड़े आंदोलन आंदोलन को जीता जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं आज देखिए कि विभिन्न सारे आंदोलन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, चाहे दबाव समूह के द्वारा हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हो, हर दोनों ही कोई भी किसी विचारधारा पॉलिटिक पार्टी इनको सपोर्ट इनके फोटो लगाती है, इनकी पिक्चर्स को यूज करती है राजनीतिक रैलियों में, आंदोलन में, चाहे मजदूर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन हो, इस चुनाव रैलियों में इनके जो है पिक्चर्स दिखाई देती है। तो इनका रेलेवेंस है, ये महापुरुष हैं, इन्होंने सोसाइटी के इंडिया की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे, देश के लोगों को दोनों लोगों के मानवीय कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना चाहते थे। उनका उद्देश्य भारतीय लोगों का विनाश करना नहीं था, वो भारतीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहते थे। भारतीय लोग जितनी समस्याओं से जो है समस्याओं या जो गुलामी में झगड़े हुए हैं, चाहे वह जातिगत गुलामी हो, चाहे वह औपनिवेशिक गुलामी हो, तो कहीं ना कहीं उससे वो आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो हम इस तरीके से अम्बेडकर और गांधी को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि अम्बेडकर और गांधी जो दोनों ही एक बहुत सारे चीज़ों से तो प्रभावित थे, लेकिन दोनों का ही एक साथ ही भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। चाहे गांधी जी 1915 में बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, तो इसी समय 2-3 साल बाद ही अम्बेडकर भी भारतीय राजनीति में इसी समय प्रवेश करते हैं। देखिए कि 1927 में अम्बेडकर के द्वारा महज सत्याग्रह, तालाब पानी पीने के लिए आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और दूसरी तरफ गांधी जी 1916-17 में खेड़ा चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण है, वहाँ पर किसानों के लड़ाई लड़ते हैं। और वहीं 1918 के समय अहमदाबाद सत्याग्रह होता है और हड़ताल की जाती है, मजदूरों के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इस तरीके से दोनों का भारतीय राजनीति प्रारंभिक स्तर पर इस तरीके से प्रवेश होता है और दोनों ही कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और हम यानी अब विस्तार से हम इनकी विचारधारा और विभिन्न मुद्दों पर कौन कौन से मुद्दों पर इनके विचारों के कौन कौन से मतभेद के बिंदु थे, हम उन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और उनके विचारों में क्या प्रासंगिकता, इसे भी हम विस्तार से समझ सकते हैं। ये दोनों ही महापुरुष या ग्रेट पर्सनैलिटी को समझना इतना आसान नहीं है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 70-80 साल संपूर्ण जीवन भारतीय लोगों के कल्याण और वेलफेयर के लिए समर्पित कर दिया, अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं किया। आज देखिए भारतीय राजनेता, आज के हम जैसे लोग भारत में रहते हैं और आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने ही लोगों को गाली देते हैं और इस तरीके से हम अपने ही पेटी भरने में अपना संपूर्ण जीवन में हम पेट और पेटी भरने में ही निकाल देते हैं। लेकिन इन महापुरुषों को इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय लोगों को लिए समर्पित किया, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित किया, सोसाइटी का रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे।
इसलिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पेट और पेटी भरने में समर्पित नहीं किया। इसलिए हम इन दोनों महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, अध्ययन करते हैं, और ये महापुरुष जब तक प्रासंगिक हैं, जब तक इनका नाम चलेगा, न केवल भारत में जबकि विदेशों में, जब तक मानव सभ्यताएं सर्वाइव करेंगी, जब तक मानव सभ्यताओं में जितनी मानवीय सभ्यता हैं या फिर जितनी भारत में जो समाज है उसमें बहुत सारी समस्या होंगी, तब तक इन महापुरुषों का नाम, जब तक हिंदुस्तान का नाम रहेगा तब तक अंबेडकर, गांधी का नाम बड़ा प्रासंगिक होगा। तो अब हम एक एक से हम इनके विचार और इनके अंतर्विरोध जो बिंदु हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं, समानता और अंतर्विरोध को समझने का प्रयास करते हैं।